नमः संस्कृता मित्रों, संस्कृत मनन से हमारे सभी मित्रों का बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग पूर्व में पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने 25 श्लोक तक पढ़ रखा है। आज हम लोग 26 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं, जो कि मंदाक्रांता छंद में है, जिसमें से हम लोग 4, 6 और 7 वर्णों पर यति करेंगे। आइए हम लोग वाचन और व्याख्या करते हैं श्लोक। निचैराख्यं गिरिमधवसे तत्र विश्रामहेतु स्वसम्पर्कात् पुलकितमिव प्रौढपुष्पैकदम्बै यपनस्त्री गार्भिर्नागराणाम् उद्यमानि प्रथयति शिला भस्मभिर्यौवनानि उद्यमानि प्रथयति शिला भस्मभिर्यौवनानि। मेघ से क्या कह रहा है? विदिशा, इसके पहले श्लोक में आपने देखा है कि वह दशाण प्रदेश की जो राजधानी है विदिशा में पहुंचा हुआ है मेघ, है ना। अब यक्ष कह रहा है मेघ से कि वैसी विदिशा के पास कौन सा है? नीच नामक पर्वत है। देखिए, नीचे ही आख्यम मतलब नामक, कौन सा? नीचे ही पर्वत, है ना, यही है। हाँ, तो ये देखिए, कहे नीच नामक पर्वत पर, गिरि मतलब पर्वत, अधिवसेह मतलब रुकना, निवास करना, है ना। तत्र, कहे तत्र वहां, विश्राम हेतु, विश्राम के लिए, है, विश्राम करके, वहां पर विश्राम करके, कहाँ पर? इसी नीच पर्वत पर, है ना। कहे प्रौढ़ पुष्पैः कदम्बैः। प्रौढ़ पुष्पैः मतलब जो बिल्कुल विकसित हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं, खिल चुके हैं ऐसे पुष्पों से, ना, फूलों के विकसित पुष्पों वाले, क्या कहे? जो कदम्बैः, कदम्ब है, विकसित कौन है, किसमें फूल है? कहे कदम्ब में। कहे जो कदम्बों से, प्रौढ़ पुष्पैः कदम्बैः तत्संपर्कात् पुलकितम इव, के विश्राम के लिए विकसित पुष्पों वाले, खिले हुए पुष्पों वाले कदम्बों से, ना, मानो तत्संपर्कात्, तुम्हारे संपर्क से, ना, तुम्हारे संपर्क में आने के कारण, जो कदम्ब हैं, खिले हुए फूलों वाले कदम्ब, तुम्हारे संपर्क में आने के कारण, मानो पुलकितम, पुलकितम मतलब रोमांचित, प्रसन्नचित, ना, रोमांचित हुए के समान, कहे नीचे ही आख्यम गिरिम अधिवसेह, नीच नामक पर्वत पर निवास करना। कहाँ विश्राम के लिए निवास करना? नीच नामक पर्वत पर। नीच पर्वत है कहाँ? विदिशा के पास है ना। यक्ष क्या कह रहा है कि वहां विश्राम के लिए, कहाँ विश्राम के लिए? यही नीच पर्वत पर, है ना। वहां कहाँ है नीच पर्वत? विदिशा में। तत्र का मतलब उसने कह दिया, जब विदिशा में, कहे क्या है? नीच नामक पर्वत है। तो विश्राम के लिए
जो प्रौढ़ पुष्पई है क्या कदम्बई, कदम्बई का विशेषण है प्रौढ़ पुष्पई। कदम्ब कैसा है, खिले हुए पुष्पों वाले कदम्बों, जो कदम्ब हैं, मानो तुम्हारे संपर्क में, तत्संपर्कात तुम्हारे आने पर क्या हो गए हैं, पुलकित हो गए हैं, हरे भरे हो गए हैं, रोमांचित से ना। कहे कहाँ है, नीच नामक पर्वत पर, कहे गिरिम अधिवसे, तुम वहीं पर निवास करना। तो लाइन क्लियर हो गई। और देखिए कहे यह पण्य स्त्री रति परिमलः उद्गारिभिः नागराणाम्। यह जो पण्य स्त्री, पण्य स्त्री का मतलब वेश्याएं। कहे जो का मतलब नीचे ही ना, जो नीच नामक जो पर्वत है वह वेश्याओं की, वेश्या जो अन्य स्त्रियां हैं, कहे उनके रति क्रीड़ा से, परिमल मतलब जो क्या हो गया है, सुगंधित हो गया है ना, जो कैसा है, सुगंधित है। कहे उस सुगंध को, उद्गार भी मतलब निकलने वाले, फैलाने वाले, है ना, क्या, कहे शिला बेस्म भी, शिला गृहों से, छोटे छोटे गुफाओं में, जो गुफाओं के घर बने हुए हैं, कहे उसमें जो वेश्याएं हैं वह रति क्रीड़ा जो करती हैं, तो वह जो पाउडर, फाउंडेशन और सेंट, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे स्प्रे सब लगाई हैं, कहे उसके सुगंध से, जो वह उसकी सुगंध कहाँ फैल रही है, शिला गृहों में, गुफाओं में फैल रही है। समझ रहे हैं आप। कहे उस सुगंध से क्या प्रथेत, क्या प्रकट हो रहा है, नागराणाम यौवनानी उद्यमानी प्रथेत। वहां के जो नागरिक हैं, नागराणाम मतलब नगर में रहने वाले नागरिक, उनके यौवनान, यौवन को, यौवन कैसा है, कहे उद्यमान यौवनान, उद्यमान मतलब उत्कट ना, कहे उत्कट उद्याम यौवन को प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है, शिलागृह। कैसे, कहे वेश्याओं के रति क्रीड़ा करने से जो सुगंधित है, जिसकी सुगंधि फैल गई है, ऐसे सुगंधित शिलागृहों से नागरिकों के उत्कट यौवन को प्रकट करता है। क्या, नीच पर्वत। पूछेगा कहाँ का पर्वत नागरिकों के उत्कट यौवन को प्रकट करता है, नीच नामक पर्वत ना। वहां के शिला बेस में भी मतलब शिलागृहों से, छोटे छोटे गुफा बने हुए हैं शिलागृह, उनसे उनका यौवन उद्यमान प्रथेत मतलब प्रकट होता है। किसका, नागराणाम, नागरिकों, षष्ठी बहुवचन है ना, उद्गार भी तृतीया। क्लियर है। हाँ, एक बार फिर से देखेंगे। यह छत्र वहां पर विश्राम के लिए, सबसे पहले अच्छे क्या करा मेघ से, वहां मतलब विदिशा में, विश्राम हेतु, तो विश्राम के लिए तुम कहाँ ठहरना, नीच नामक गिरिम पर्वत पर अधिवसे, निवास करना। एक लाइन क्लियर। कहे वह नीच नामक पर्वत कैसा है, कहे कदम्बई, कदम्ब कैसा है, प्रौढ़ पुष्पई है, जो खिले हुए पुष्पों से, हाँ, पुष्पों वाले जो कदम्ब हैं, कहे तत्संपर्कात तुम्हारे संपर्क से, मानो पुलकित हुए से, रोमांचित हुए से, प्रसन्नचित हुए से, ऐसे नीच नामक पर्वत पर तुम निवास करना। तो लाइन क्लियर। कुछ भी नहीं है, बस ध्यान दीजिए। फिर कहे यह जो, जो कौन, जो यही नीच नामक पर्वत, कहे जो प्रकट करता है, क्या प्रकट करता है, कहे नागराणाम उद्यमान यौवनान, नागरिकों के वो
उद्यम यौवन को, जवानी को उनके प्रकट करता है। कैसे? वैपण्य स्त्री वेश्याओं के रति क्रीड़ा से जो परिमल सुगंधित हो गया है, उससे फैल रहा उद्गार भी निकल रहे हैं। क्या? शिला बेस में भी शिला गृहों से जो सुगंध निकल रही है, जो शिला बेस में भी शिला गृह सुगंधित है, उस शिला गृहों से नागरिकों का उद्यम यौवन प्रकट हो रहा है। क्लियर हो गया? तो प्रौढ़ पुष्पैः कदम्बैः तत्संपर्कात् पंचमी, है ना? हाँ, ये देखिए, अधिवसे कस धातु है, अधि उपसर्ग है, विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन है। विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन है। अधिवशे विश्रम घय, यहाँ बी सर्ग है, श्रम प्लस घय, विश्राम। परिमल प्लस उदगार भी गुण संधि है ना? इसमें भी यौवनान, उद्यमान यौवनान, यौवनान का विशेषण क्या है? उद्यमान। विशेष और विशेषण समान समान विभक्ति और समान वचन में होते हैं। नागराणाम षष्ठी बहुवचन। गिरिम हलंत करेंगे, आधि वशेह, यहाँ तत्र नीचैः प्लस आख्यम। फिर देखिए, विसर्ग संधि पुलकितम इव। चले आगे। ये हम लोग नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। विश्रान्तः सन् व्रजवननदी तीरजातानि सिञ्चन् उद्यानानां नवजलकणैर्योथिकाजालकानि गण्डशेदा अनयनैरुजालान्तकर्णोत्पलानां छायादानात् क्षणपरिचित ओष्पलाविमुखानाम्। आइए देखते हैं यक्ष क्या कह रहा है। मेघ से, नीच नामक पर्वत पर विश्राम करके, है ना, क्या करके, पीछे देखा आपने, विश्राम है तो वो कहाँ रुकेगा? नीच नामक पर्वत पर विश्राम करेगा। फिर आगे जाएगा तो पुष्पलावी, जहाँ उसको मालिनियों को मुखों को छाया देगा। आइए देखिए, विश्रांत सन, विश्रांत सन मतलब विश्राम करके। विश्राम पीछे, विश्राम कहाँ किया है? दिशा में जो नीच नामक पर्वत है ना?
हाँ करके, ब्रज मतलब जाना। अभी ब्रज छोड़ दीजिए, विश्राम करके जाना, अभी सारा बताएगा तब फिर बोलेगा। अब विश्राम करके कह रहा है कि वन नदी तीर जातानी, वन नदी के, जो वन नदी के किनारे पर, वन नदी के तीर मतलब किनारे पर, अजातान मतलब जो उत्पन्न हुए हैं, उगे हुए हैं, पैदा हुए हैं, किनारे पर जो उगे हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। क्या उत्पन्न हुए हैं? कहे उद्याना नाम, उद्यानों में सिंचन यहाँ पर ना करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? उद्याना नाम, उद्यानों में, है ना, जो उद्यानों में क्या है? यूथिका जालकानी है, जो जूही की, जालकानी मतलब जो कलियां हैं, जूही की कलियों को नव जल कड़ई, नए जल कणों से क्या करते हुए जाना? कहे सिंचन ब्रज, सींचते हुए जाना। क्या करते हुए? सींचते हुए जाना। हाँ, दो लाइन में आप देखिए क्या कह रहे हैं। कहे विश्राम कर लेना, फिर जो वन नदी के किनारे पर पैदा हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, क्या? यूथिका जालकानी, जूही की कली। यूथिका शब्दार्थ की दृष्टि से यूथिका का मतलब है जूही, जाल, जालकानी मतलब कलियां, हाँ, जालक मतलब कलियां। तो कहे जो जूही की कलियां हैं, है कहाँ वो? उद्याना नाम, बगीचों में है, उद्यानों में है, पार्कों में है। कहे उनको नव जल कड़ई ही, अपने नए नए जल कणों से, जल की बूंदों से सिंचन ब्रज, जाना, ब्रज मतलब क्रिया है, लोट लगा, कहे सींचते हुए जाना। हाँ, मध्यम पुरुष, कहे क्या करके जाना है? सींचते हुए जाना। किसको? जूही की कलियों को। कहाँ है? उद्यानों में जो है। उद्यान कहाँ है? वन नदी के किनारे पर जो उत्पन्न हुए हैं। क्लियर? और देखिए, कहे गंड स्वेद अपनयन रुजा, गंड मतलब गाल, अस्वेद मतलब पसीना, अपनयन मतलब हटाना, हटाने से, है ना। कहे, हाँ, कहे जो हटाने से उत्पन्न हो गए हैं ना। कहे गालों के पसीनों को हटाने से, मतलब पोंछने से, अपने मतलब जो बार बार उनके अपने गालों पसीना आ रहा, उसको बार बार रगड़ कर पोंछ रही हैं। कहे उससे, उससे उसकी पीड़ा से, रुजा मतलब कष्ट से, पीड़ा से, कहे क्लांत मुरझा गए। क्या मुरझाए हैं? कर्ण प्लस उत्पला नाम, कानों के जो कमल हैं, जो कमल के टॉप्स पहनी हुई हैं वो अपने कानों में, कर्णफूल, कहे वह कमल के फूल क्या हो गए हैं? मुरझा गए हैं। कानों के कमल क्या हो गए? क्लांत हो गए हैं, मुरझा गए हैं। क्यों? कि वही बार बार हाथ उनका लग रहा है, पसीना खूब गालों पर आ रहा है, उसको बार बार पोंछने से, है ना, उत्पन्न पीड़ा से, रुजा मतलब पीड़ा से, जो क्लांत मुरझा गए हैं कानों के कमल। कहे किसके? पुष्पलाभी मुखा नाम, पुष्पलाभी कौन है? मालिनी, मालिन, तो पुष्पलाभी मालिनियों के मुखों को, है ना, कहे मालिनियों के मुखों को क्या? छाया दानात क्षण परिचित ब्रज, छाया देने के कारण क्षण भर परिचित हो जाना, तब आगे बढ़ना, तब ब्रज तब जाना। जो मालिनियां हैं वह यूथिका जालकानी, जो जूही की कलियों को तोड़ रही हैं वन नदी के किनारे उद्यानों में, कहे उनको पहले आप क्या करिएगा? सिंचन ब्रज, सींचते हुए जाइएगा। दूसरा क्या काम बताए उनको? कहे गंड स्वेद अपनयन, गालों के पसीनों को पोंछने से जो रुजा पीड़ित हैं,
उस पीड़ा से जो कानों के उत्पल हैं, उत्पल मतलब कमल होता है, कमल हैं, कहे वह क्लांत हो गए हैं, मुरझा गए हैं, है ना। कहे किसके हैं कान गाल, कहे पुष्पलाबी मुखा नाम, पुष्पलाबियों की, जो मालिनियां हैं, उन मालिनियों की कानों के कमल मुरझा गए हैं, उन बार बार पसीना पोंछने से गालों पर। और कहे उनके मुखों को क्या कर देना, छाया दाना, छाया देने के कारण क्षण भर परिचित होकर ब्रज जाना। जब आप आएंगे, बादल छाया है, खूब पहले खूब गर्मी है, खूब धूप हुआ है, वो उसी में जूही की कलियों को, फ्लास को तोड़ रही हैं मालिनियां, और खूब पसीना हो रहा है, बार बार उसी पसीनों को पोंछने से जो पीड़ा उत्पन्न हो गई है, जो गाल लाल हो गया है, कहे उसको बार बार उसकी रगड़ से जो उसके कानों के कमल हैं उत्पल, वह क्लांत हो गए हैं, मुरझा गए हैं। कहे और पुष्पलाभी, पुष्पलाभी इंपॉर्टेंट है शब्दार्थ की दृष्टि से, फूल तोड़ने वाली मालिनियां होती हैं, मालिनी। कहे उन मालिनियों के मुखों को छाया दाना, छाया देने के कारण तुम क्या कर देना, आओगे तो बादल हो जाएगा, बरसेगा, उनको ठंडक मिलेगी। तो कहे जब छाया दे दोगे, क्षण भर परिचित हो जाना, मतलब जब आओगे तो वो असर उठा के तुमको देखेंगी, कहा कितना बढ़िया लग रहा है, ऐसा आप लोग फील करते हैं। हाँ? कितना ठंडा ठंडा, कहाँ से आप आ गए, तो प्रेम जताएंगी, है ना। तो मानेंगी वो लोग, वही कह रहा है यक्ष की क्षण परिचिता, क्षण भर परिचय हो जाना, परिचय ले लेना, परिचित हो जाना उनसे, फिर ब्रज बातचीत कर लेना, देख ताक लेना, तब ना ब्रज, तब जाना, आगे बढ़ना। क्लियर है, लाइन क्लियर हो गई। यक्ष मेघ से क्या करने के लिए बोल रहा है, कहा विश्राम कर लिए नीच नामक पर्वत पर जो विदिशा में है। कहे विश्राम करके तुम कहाँ जाना, तुम जो वन नदी है, वन नदी के किनारे जो जातान उत्पन्न हुए हैं, क्या यूथिका जालकानी, जूही के जो कलियां हैं, उनको अपने नव जल कड़ई से कहाँ है, उद्यानों में सींचते हुए जाना। बस 2 ही लाइन है। पूछेगा वन नदी के किनारे किसकी कलियों को सींचते हुए जाएगा मेघ, जूही, यूथिका जालकानी, जूही की कलियों को, बस इतना ही क्वेश्चन है। कहेगा कहाँ, मालिनियों के मुखों को छाया देने के कारण क्षण भर परिचित कहाँ होगा मेघ, और किसको, किसके मुखों को छाया देगा, पुष्पलाभी मालिनियों के मुखों को छाया दे। किसके कानों के कमल मुरझा गए हैं, मालिनियों के कानों के कमल मुरझा गए हैं। क्यों मुरझाए हैं, गंड स्वेद अपनयन रुजा क्लान, बार बार गालों पर पसीना पोंछने के कारण, है ना। यह सब क्लियर हो गया। गंड मतलब गाल, स्वेद मतलब पसीना, अपनयन मतलब पोंछना, हटाना, जो भी कर लीजिए। रुजा पीड़ित हो गए हैं, क्या, कर्ण प्लस उत्पला नाम गुण संधि है, कानों के कमल मुरझा गए हैं, क्लांत हो गए हैं, किसके, मालिनियों की, उन्हीं के मुखों को छाया देकर क्षण भर परिचित हो जाना, फिर जाना। क्लियर है। अब कुछ भी ना है इसमें, ब्रज धातु बहुत बार आई है, चोट लगा मध्यम पुरुष एक वचन है जो। चले आगे। हाँ, तो पूछेगा कि जो मालिनियां फूल तोड़ रही हैं किस पर्वत पर, नीच नामक पर्वत पर, नीचे ही पर्वत पर है ना अभी, वहीं के नदी के किनारे जो उद्यान है उसमें जूही की कलियां हैं, उन्हीं को सींचने के लिए बोल रहा है। जो उपसर्ग है श्रम धातु है, तब प्रत्यय है, विश्रांता।
हाँ, ब्रज लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, यह इम्पोर्टेंट है। लोट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन, समझ लीजिएगा। नौ जल कड़ी ही कैसा, नमानि जलानि कर्मधारय समास है। परिचिता में पर उपसर्ग है, ची धातु है और अत प्रत्यय है, परिचिता हो गया है। हाँ, रुजा में रुज धातु अंग प्लस टाप है ना। अपनयन में लुट प्रत्यय है, कहाँ गया अपनयन में लुट प्रत्यय है। हाँ, पुष्प लाभी, पुष्प प्लस लरी प्लस अण है प्लस गीप, कौन सा प्रत्यय है, गीप। पुष्प लरी अण गीप तब बना है पुष्प लाभी। अच्छा, अच्छे से समझिएगा आप, सबसे ज्यादा आपसे यही सब पूछेगा, पूछा भी है। मालिनियों के मुखों की छाया किस पर्वत पर देगा बाद में, नीच नामक पर्वत पर। युद्ध किया जूही की कलियां को किस पर्वत पर सींचेगा मेघ, नीच नामक पर्वत पर, है ना। हाँ, ये यही सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यही 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन ही रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। वक्रपन्था यद्यपि भवेत् प्रस्थितस्योत्तराशां सौधसङ्ग प्रणयविमुखो मास्मभूरोजयिन्या विद्युदामास्फरितचकितैः तत्र पौराङ्गनानां लोलापाङ्गैर्यदि न रमसे लोचनैर्वञ्चितोषि। अब देखिए, अचमेक से कह रहा है कहाँ जाने के लिए, उज्जैनी जाने के लिए। हाँ, कह रहा है माना कि आपका जो मार्ग है, पंथा है, वह कैसा हो जाएगा, वक्रा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, पर तुम उज्जैनी जरूर जाना, वहां से विमुख नहीं होना, है ना। तो देखिए, कहे उत्तरासाम प्रस्थितस्य, उत्तर की तरफ शुरू से आप देख रहे हैं कहाँ भेज रहा है, उत्तर दिशा में ही भेज रहा है यक्षमेघ को। कहे उत्तर दिशा की तरफ प्रस्थित मतलब प्रस्थान करने पर, हाँ, प्रस्थान किए जाने पर भी, प्रस्थान किए जाने पर कहे भवतः आपका, आपका कौन है, मेघ, है ना, जो पंथाह है ना, यद्यपि वक्रः पंथा, यद्यपि पंथाह वक्रः, जो आपका मार्ग है कैसा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। अरे भाई, एक सीधा मार्ग होता है, एक टेढ़ा होता है, टर्न एक लेना पड़ता है, इधर से आप कहते हैं वहां से लंबा हो जाएगा ना, हाईवे हाईवे जाएंगे तो सीधा पड़ेगा। लेकिन यह कह रहा है यक्ष की उत्तर की दिशा की ओर प्रस्थान किए जाते हुए भी आपका पंथा यद्यपि वक्र है, यद्यपि माना कि कैसा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछता है कहाँ जाने पर मेघ का मार्ग टेढ़ा हो जाएगा, तो आइए देखिए कहाँ। कहे उज्जैन्याह, कहाँ जाते हुए, कहे तदपि फिर भी, है ना,
कहे उज्जैन्या उज्जैनी के सौध प्लस उत्संग प्रणय विमुखः मास्म भूः। उज्जैनी है यह, है ना। कहे मास्म भूः मतलब मत होना, है ना। निषेध के अर्थ में आया मास्म भूः। क्या मत होना, प्रणय विमुखः, प्रेम से विमुख नहीं होना, प्रणय से प्रेम से विमुख मत होना। यहाँ से उज्जैनी के, उज्जैन्याः षष्ठी, है ना। ये उज्जैनी के सौध प्लस उत्संग, सौध मतलब महल, उत्संग मतलब ऊंचे, हाँ। कहे जो उज्जैनी के ऊंचे ऊंचे महल हैं, कहे उन महलों से प्रणय विमुखः मास्म भूः, उनके महलों के प्रेम से विमुख मत होना। अरे महलों के प्रेम का मतलब जो महलों में रहने वालियां हैं उनके प्रेम से विमुख मत होना, उनसे भी मिलकर जाना, है ना। जैसे मालिनियों से आप मिले हैं, वैसे कहे भले ही आपका जो रास्ता है, मार्ग, वो कैसा हो जाएगा, वक्र टेढ़ा हो जाएगा। कहाँ जाते हुए, अलकापुर जा रहा है ना। कहे वहीं लेकिन थोड़ा सा यू टर्न लीजिएगा तो कहाँ मिली, उज्जैनी मिली, है। कालिदास जी कहाँ के हैं, उज्जैनी के। तो कहे हमारा जो उज्जैनी है जरूर देखा भैया, कितना भी खराब, कितना भी कैसा रहे, लेकिन हम लोग अपना अपना होता है, अपना गांव, अपना सिटी, अपना स्टेट, है ना। तो यही कह रहे हैं जो उज्जैनी है, उज्जैनी के जो महल हैं उत्संग कैसे हैं, ऊंचे हैं। उन ऊंचे ऊंचे महलों के प्रेम से विमुखः मास्म भूः मत हो जाना, मत होना। किसको कह रहे हैं, मेघ को। कौन, यक्ष। 2 लाइन क्लियर। अब देखिए कहे तत्र, वहां की, वहां तत्र मतलब उज्जैन्या, उज्जैनी के पौरांगना नाम, पौरांगना नाम स्त्री नाम, है ना, जो नगर की सुंदरियां हैं। तो कहे जो सुंदरियां हैं, स्त्री हैं, सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, कहे विद्युत नाम स्फुरित चकितैः क्या लोचनैः। पौरांगना नाम क्या, कहे उनके जो नेत्र हैं कैसे हैं, कहे विद्युत दाम, विद्युत दाम, कहे बिजली के रेखा से जो स्फुरित, चमकने से कैसे हो गए हैं, चकितई, चकित हो गए हैं, चौंधिया गए हैं। क्या चौंधिया गए हैं, लोचनई, नेत्रों से। और नेत्र कैसा है, कहे लोल प्लस अपांगई, लोल मतलब चंचल, है ना। अपांगई मतलब चितवन, जो कोर भाग है। कहे उनके चंचल चितवन वाले नेत्रों से, चंचल चितवन वाले लोचनई नेत्रों से, तृतीय बहुवचन। कहे यदि ना रम से, यदि तुमने इन नेत्रों से रमण नहीं किया, आंख मिचौली नहीं किया, आंख नहीं मिलाया, तो कहे वंचितः असि, तुम ठगे जाओगे। तुम क्या हो गए, ठगे गए, धोखा खा गए। जैसे आप कहते हैं अरे वहां अच्छा, अच्छा अच्छा वो भैया साली, हम तो देखबे नहीं किए, है। नहीं देखने का क्या मतलब हुआ, वंचिता हस, आप ठगे गए, धोखा खा गए, कहते हैं ना। तो यही यक्ष कह रहा मेघ से कि जो वहां की पौरांगना नाम है, सुंदर सुंदर स्त्री नाम है, उन स्त्रियों के जो नेत्र हैं, वह बिजली, तुम जाओगे तो तुम्हारी बिजली की जो रेखाएं हैं जो ऐसे ऐसे बन जाती हैं, खूब चमकती हैं, वाइट वाइट, कहे उनकी चमक से, स्फुरित मतलब उनके चमक से, बिजली की रेखा के चमकने से जो चकितई, चकित हो जाएंगी, क्या, चंचल चितवन वाले नेत्रों से। यदि ना रम से, यदि रमण ना किया तो, यदि रमण ना किया तो वंचिता असी, तुम ठगे गए, तुम क्या गए, ठगे गए। क्लियर है। लोलाह पांगई ही लोचनई, चंचल चितवन वाले नेत्रों से,
ना रम से रमण नहीं किया तो वंचितः असि, ठगे गए। वंचित मतलब ठगे गए, धोखा खा गए, है ना। इसके तत्र पौरांगना नाम, वहां उज्जैनी के सुंदर स्त्रियों के नेत्रों से। नेत्र की कैसे चमक गए हैं, कहे जो विद्युत दाम स्फुरित, बिजली की रेखा के चमकने से, जो चकितई ही लोचनई, चकित, हाँ, चंचल चितवन वाले जो नेत्र हैं, उनसे यदि ना रम से, नहीं रमण किया तो वंचितो वशी, ठगे गए। क्लियर हुआ। लोल मतलब चंचल, पांग मतलब चितवन, हाँ, आंख का कोण भाग, किनारे का भाग, जो आप जो चंचल जो चलता है, चितवन। कहे वैसे चितवन वाले नेत्रों से, चंचल चितवन वाले नेत्रों से यदि तुम ना रम से, ना यदि तुम ना रम से, देखिए रम से है, मध्य पुरुष एक वचन है, तुम ना रम से, तुमने रमण नहीं किया तो कहे क्या, वंचिता हसी, तुम ठगे गए। बस इतना ही है। परंगना नाम स्त्री नाम, कहाँ की, उज्जैनी की। अब पूछेगा क्वेश्चन, कहाँ की स्त्रियों के नेत्रों से रमण ना करने पर मैं वह ठगा गया। उज्जैनी की स्त्रियों के नेत्रों से आंख मिचौली, आंख नैन मटक्का नहीं करने पर वह ठगा गया। समझी गए। कहाँ प्रस्थान करते, किस दिशा में प्रस्थान करते समय उसका जो है मार्ग टेढ़ा हो जाएगा, उत्तर दिशा की तरफ। समझ गए। प्रस्थितस्य उत्तरासाम गुण संधि देख रहे हैं वो, हमने बार बार बताया है कि ए और ओ आए तो क्या है, गुण है, सॉरी, गुण है ना। और इसी का ऐसे आ जाए तो क्या है, वृद्धि है, यही ना। ये सिंगल चोटी, ये डबल चोटी जहां दिखे आपको तो क्या है, वृद्धि है। और आप जानते हैं जहां पर या वाराला होता है, ये किसको होता है, इक को होता है। यहाँ जो ये अर्धवर्ण है, या वाराला अर्धवर्ण मिले आपको, वहां क्या है, यण है, इक है यणच। क्लियर। हाँ, इसमें तो यण कहीं है ही नहीं। पर प्रस्थित उत्तरासाम गुण है, सौध प्लस उत्संग है, यहाँ भी गुण है, दीर्घ आप कर ही लेते हैं। भू उज्जैन्या, यहाँ तो विसर्ग है। प्रणय विमुख, विद्युत ताकोदा हुआ है। धाम प्लस स्फुरित, चकित तृतीय है, या क्योंकि लोचनई का विशेषण है ना। तत्र पौरांगना नाम, वहां की स्त्रियां कहाँ, उज्जैन्या। लोल प्लस अपांग, लोला अपांगई, लोला पांगई क्या, ये लोचनई ही, इस ये अभी विशेषण है किसका, लोचनई क्या, नेत्र विशेष से है इसका। चकितई विशेषण है, लोला पांगई विशेषण है। कहे यदि ना रम से, नहीं रमण किया तो वंचिता, तुम वंचिता तुम ठगे गए। बस इतना सा अर्थ ही है। तो ये 3 क्वेश्चन इसमें बनता है। और कहाँ के ऊंचे महलों से वह उस प्रेम से विमुख मत हो, कहाँ से अच्छे कह रहा है, कहाँ के महलों से, उज्जैनी के ऊंचे महलों से ना, उनके प्रणय विमुखा मास्म भू नहीं होने के लिए ही कह रहा है। तो हमें नहीं लगता कोई भी डाउट संशय होगा। तब से देखिए मध्यम पुरुष की क्रिया है ना। नहीं रमण किया तो तुम निश्चित ही क्या हो गए, ठगे गए। प्रास्थातस, प्रास्थातत, सॉरी अत प्रत्यय है, प्रस्थितस्य में, हाँ। उत्तराशाम, उत्तरा आशा कर्मधारय, उत्तराशाताम कर्मधारय समास। चौधोत संगः, षष्ठी तत्पुरुष। प्रणय, प्राणीय अच, प्रणीय अच प्रत्यय है। मास्म भू में मास्म का योग होने के कारण लोट लकार के अर्थ में लुंग लकार का प्रयोग हुआ है ना। मास्म भू में लुंग लकार का प्रयोग हुआ है।
वो धातु है, लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। वो धातु मध्यम पुरुष एक वचन है। आगे चले। हाँ, विद्युत कहाँ है विद्युत भैया? ये उपसर्ग है, द्वित धातु है, इसमें क्विप प्रत्यय है, या इम्पोर्टेंट है। कौन सा? क्विप प्रत्यय है। स्फुरित में ता प्रत्यय है। यहाँ पुर प्लस अड़ पौराह बना है। पुर प्लस अड़ दी हो गया है पौराह। हाँ, रम से में आपने देखा रम धातु है, और लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। मध्यम पुरुष एक वचन है। वंचिता वंच धातु है, ता प्रत्यय है। वंच धातु है, ता प्रत्यय है वंचिता में। अस धातु का लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, अस क्रिया है। इसका अस धातु है, उसी का लट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन है ना। अस्ति हस्तसंत ऐसी अस्थास्त अश्मि सहस्म। चले आगे। नहीं बच रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लोग। विचिक्षोभस्तनित विहग श्रेणी कांची गुणाया संसर्पन्त्या फलित सुभगं दर्शितावर्तनाभि निर्विन्ध्याया पथि भवरसा यन्तरसन्निपत्य स्त्रीणामाद्यं प्रणवचनं विभ्रमो हि प्रियसु। ये सूक्ति है। स्त्रीणामाद्यं प्रणवचनं विभ्रमो हि प्रियसु। हाँ, अब देखिए अच्छी क्या कह रहा है मेघ से। इसके बाद तुम कहाँ जाओगे? निर्विंध्या, या निर्विंध्या नदी के तट पर पहुंच जाओगे, है ना। किसके पास? निर्विंध्या नदी के पास जाओगे। अब यह सारा जो विशेषण है निर्विंध्या नदी का है। अरे बीच क्षोभा स्तनित विहग, बीच मतलब तरंगे, है ना। कहे तरंगों के क्षोभा मतलब चलने से ना, स्तनित मतलब शब्द, जो तरंगों के चलने से शब्द करते हुए, तरंगों के चलने से शब्द करते हुए, विहग मतलब जो पक्षी हैं, पक्षीगण कैसे हैं? कहे पक्षीगण, कहे पंक्ति की, जो पक्षी हैं उनकी श्रेणी, जो पंक्ति रूपी, कहे क्या है? कांची गुड़ाया, करधनी वाले हैं, है ना। कैसे हैं? करधनी वाली है निर्विंध्या। कह रहे हैं उनकी जो तरंगों के चलने से जो शब्द करते हुए कलकल जो कर रही है, पक्षियों की पंक्ति रूपी करधनी। कौन? किनारे किनारे कौन है? पक्षी भी पूजन कर रहे हैं। और कैसे हैं वो? पंक्ति में, लाइन में बैठे हुए हैं, तो ऐसे मानो लग रहा है कि करधनी बन गई है ना। निर्विंध्या का जो जल ऐसे ऐसे है, और किनारे किनारे ऐसे ऐसे पक्षी बैठ गए हैं, तो कहे यह कैसे लग रहा है? जैसे निर्विंध्या की नदी की करधनी वाली, है ना। तरंगों के चलने से जो शब्द करते हुए पक्षियों की पंक्ति रूपी करधनी वाली है, कांची गुड़ा या करधनी वाली। दर्शिता प्लस आवर्त प्लस नाभे, आवर्त मतलब भंवर, रूपी नाभि, यानी कि नायिका बता रहे हैं निर्विंध्या को,
मेघ को नायक बता रहे हैं और निर्विंध्या को नायिका। तो कहे जो भंवर रूपी नाभि को दर्शिता मतलब दिखाने वाली कौन है? निर्विंध्या। कहे कैसी है? कहे स्खलित शुभगम संसर पंत्या। तो भंवर रूपी नाभि को दिखाने वाली कैसी? कहे स्खलन के कारण जो सुंदर ना, जो सुंदर रूप में सरकती हुई, संसर पंत्या मतलब बहती हुई, कल कल बहती हुई सुंदर लग रही है, जो स्खलित सुभगम संसर पंत्या, स्खलन के कारण कल कल जो पानी गिर रहा है, बह रही है, कहे उस स्खलन के कारण सुंदर, है ना, सुंदर, कहे चाल से संसर पंत्या है, उस स्पीड से भैया बहने वाली कौन? निर्विंध्या या, निर्विंध्या या अपनी आवर्त रूपी नाभि कौन दिखा रही हैं? निर्विंध्या दिखा रही। कहे उनके पथ मार्ग में, कहे रस प्लस आभ्यंतर भव सन्निपत्य, उनके पास पहुंचकर, किसके? निर्विंध्या या सन्निपत्य, निर्विंध्या के पास कहे पहुंच कर, निर्विंध्या या पथि सन्निपत्य, उनके मार्ग में पहुंच करके, रस आभ्यंतर भव, तुम रस से, अंदर से, रस से क्या हो जाना? आभ्यंतर परिपूर्ण हो जाना, खूब पानी पी लेना। कहाँ से पिएगा? निर्विंध्या नदी से। तो कहे रस से तुम आभ्यंतर भव, परिपूर्ण हो जाना, रस से युक्त हो जाना, रस से मतलब जल से युक्त हो जाना, है ना, जल से परिपूर्ण हो जाना। किसको कह रहा है? मेघ को यक्ष कह रहा है। कहाँ जाकर? निर्विंध्या पथि सन्निपत, निर्विंध्या के मार्ग में, रास्ते में पहुंच करके ना, उनके निकट आकर के। वह कैसे लग रही हैं? जो अपनी आवर्त रूपी, भंवर रूपी नाभि को दिखा रही हैं और सुंदर स्खलन के कारण, सुभगम मतलब सुंदर चाल से जो सरक रही हैं, बह रही हैं, ऐसे निर्विंध्या के रास्ते में आकर तुम परिपूर्ण हो जाना, जल से परिपूर्ण हो जाना। क्लियर है? कहे ही क्योंकि स्त्रीणाम स्त्रियों का, प्रियेषु प्रियतम के प्रति ना, अपने प्रेमियों के प्रति, प्रियतम के लिए, कहे स्त्रियों का अपने प्रियतम के लिए विभ्रम हाव भाव ना, जो श्रृंगार चेष्टा होती है, हाव भाव होता है, कहे वही उनका आद्यम मतलब पहला प्रणय वचन, प्रेम का वचन मतलब वाक्य होता है, वचन होता है। मुंह से नहीं बोलती हैं आई लव यू, वो सिर्फ इशारा करती हैं, आंख से, शरीर से, बॉडी से स्माइल करती हैं, चलती हैं देखकर ना, जो भी। तो इसीलिए लिख दिया है, यक्ष कह रहा है कि दर्शिता आवर्त नाभे, तुमको भंवर रूपी नाभि को दिखा रही है, हम तुमको पसंद करते हैं, देखो, है ना। कहे और सुभगम स्खलित संसर पंत्या, सुंदर स्खलन से, बहने से, जो उनकी स्पीड है, जो सुंदर तरीके से चल रही हैं, एक प्रेम में स्पीड भी, चाल चलन भी बदल जाता है, वही बात कह रहे हैं यक्ष। कहे ऐसी निर्विंध्या या पथि सन्निपत्य, निर्विंध्या के पथ रास्ते में पहुंच करके तुम रस आभ्यंतर भव हो जाना, क्या हो जाना? जल से परिपूर्ण, रस से परिपूर्ण हो जाना। ही क्योंकि, कहे क्योंकि वह खुद चाहती हैं, कौन? जैसे स्त्रियों का अपने प्रियतम के लिए, इससे प्रेम करती हैं, विभ्रम ही, हाव भाव ही, प्रणय वचनम, आद्यम प्रणय वचनम, पहला प्रेम का वाक्य होता है, वचन होता है ना। उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चलता है वह आपसे प्रेम करती हैं, आपको देखती हैं। क्लियर है? मुस्कुराती हैं। तो श्रृंगार चेष्टा जो होता है, हाव भाव, वही उनका प्रथम पहला प्रणय वचन होता है, या सूक्ति है। यह क्या है?
पूर्व में की सूक्ति है यह। अर्थ आप समझ गए होंगे। यच्छ कहा मेघ से कि नीच पर्वत के बाद कहाँ जाना है? उज्जैनी। उज्जैनी के बाद उनके महलों, जो ऊंचे ऊंचे महल हैं, उनमें रहने वाली स्त्रियों से परिचित हो जाना है ना? उनके नेत्रों से क्या करना है? रमण करना है, नहीं तो तुम ठगे जाओगे। इसके बाद कहे निर्विंध्याया, निर्विंध्या नदी के जो कैसी हैं, वह अपनी आवर्त रूपी जो भंवर रूपी नाभि है उसको दिखा रही हैं, उससे वह सुंदर लग रही हैं, सरक रही हैं, बह रही हैं। वहीं जाके तुम रस से परिपूर्ण हो जाना है। और बीचित शोभा स्तनित विहग श्रेणी कांची गुड़ाया, सब इन्हीं का विशेषण है। नाभि दर्शितावर्त नाभि निर्विंध्याया विहग श्रेणी कांची गुड़ाया, जो विहग पक्षी हैं उनकी पंक्ति रूपी जो कांची गुड़ाया करधनी वाली कौन? निर्विंध्याया। देखिए ये विशेष से है, यह सब विशेषण। कांची गुड़ाया, निर्विंध्याया है। शुभ धातु है प्रत्यय है। क्षोभा आद्यम में आदि प्लस यत है। आदि प्लस यत है। प्रणीयच क्या है? प्रणय। रस प्लस आभ्यंतरा, यहाँ दीर्घ है, यहाँ भी दीर्घ है, आप कर ही लेंगे, है ना? यहाँ भी दीर्घ ही है कि नहीं इसमें? हमारे सभी मित्र यहाँ कर ही लेंगे। अर्थ समझ में आ गया है। चंचल तरंगों के चलने से जो अस्तनित गर्जन से शब्द से जो शब्द करते हुए जो पक्षी गण है, वह पंक्ति रूपी करधनी वाली अपने पंक्ति से कैसे बना दिए हैं? मानो करधनी बना दिए हैं। किसके? निर्विंध्या नदी की। हाँ, कांची गुड़ाया क्या? निर्विंध्याया। निर्विंध्या नदी करधनी वाली, निर्विंध्या नदी है ना करधनी वाली। और आवर्त रूपी नाभि को दिखाने वाली कौन है? यह भी निर्विंध्या नदी ही है। स्खलित शुभगम संसर्पंत्याः निर्विंध्यायाः। क्लियर है? ऐसे उनके पथिरा सन्निपत्य रास्ते में जाकर तुम रस अभ्यांतर भव ना, तुम रसाभ्यांतर भव, रसाभ्यांतर हो जाना। भवतु भवताम भवन्तु भव भवतम भवतु। रोटला का पुरुष एक वचन है भू धातु का। आगे चलें। हाँ, इतना समझ ही जाएंगे आप लोग। व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिएगा थोड़ा। आइए एक श्लोक और देखते हैं। भीड़ीभूत लीला सावती तस्य सिंधु पाण्डछाया तटरुहतरु हंसेभिर्जीर्णपाणै सौभाग्यं ते सुधीरः हस्तया व्यञ्जयन्ति कार्श्यमेन
त्यजति विधिना तत्त्वयैयोपपाद्य काश्यम्येन त्यजति विधिना तत्त्वयैयोपपाद्य। हाँ, अब देखिए यहाँ कह रहा है मेघ को, इसके बाद निर्विंध्या नदी के बाद तुमको क्या मिलेंगी? सिंधु नदी मिलेंगी। कौन सी? देखिए, तस्य सिंधु, सिंधु नदी मिलेंगी। उनके कमजोरी को, छीड़ता को तुम दूर करते हुए जाना, कुछ ऐसा उपाय करना। क्लियर है? आइए देखिए क्या कह रहे हैं। बेड़ी मतलब चोटी, है ना? तो कहे बेड़ी भूत प्रतनु, बेड़ी के समान, भूत मतलब समान, प्रतनु मतलब पतली, छीड़, कमजोर, चोटी के समान पतली जल वाली, सलिल मतलब जल वाली, सलिल, सलिल सावती तस्य सिंधो, सलिलाह, अतीत तस्य सिंधु, अतीत तस्य सिंधु। ज्यादा हो गया है, कामती तस्य होना चाहिए था ना। काम प्लस अतीत, काम प्लस अतीत होना चाहिए था ना, मिस्टेक हो गया है। चोटी के समान, काम का मतलब निर्विंध्या, है ना? काम का मतलब निर्विंध्या। कहे अतीत, उसको पार करके, किसको? निर्विंध्या को। लेकिन बेड़ी भूत प्रतनु सलिला कौन है? सिंधु, तस्य सिंधु, उस सिंधु के, है ना? कहे उस सिंधु नदी को, कहे अतीतस्य मतलब निर्विंध्या को पार करके। यहाँ पहले इसको देख ही लीजिए। काम मतलब उसको, किसको? निर्विंध्या को, क्या करके? अतीतस्य पार करके, तस्य सिंधु, उस सिंधु के पास तुमको जाना है, सिंधु नदी के पास। कैसी है? बेड़ी भूत प्रतनु सलिलाह सिंधु, बेड़ी भूत प्रतनु सलिलाह सिंधु। सिंधु नदी है वह चोटी के समान पतले जल वाली, यानी कि सूख गया है उनका जल, बस एकमात्र बीच में ही जो पतली चोटी के समान, जैसे पीठ पर चोटी पतली रखी रहती है, तो कहे वैसे ही वह जल उतना ही बचा है ना। तो बेड़ी भूत, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है खूब, बेड़ी भूत प्रतनु सलिला का सिंधु नदी, है ना? और दर्शिता आवर्त नाभे का निर्विंध्या, भंवर रूपी जो अपनी नाभि है, वह कौन नदी दिखा रही है मेघ को? निर्विंध्या नदी। चोटी के समान पतले जल वाली कौन है? सिंधु नदी। क्लियर है? और देखिए कैसे है, कहे तट रूह, तट रूह मतलब तट के किनारे पर जो रूह, तारुभ्रंश भी उगे हुए, कहे तट के किनारे पर, तट प्रांत पर जो वृक्ष उगे हुए थे, रूह मतलब उगना ना, कहे तरु मतलब वृक्ष, उनके भ्रंश भी गिर जाने से, क्या? जीर्ण पड़ रही, उनके पत्तों के गिर जाने से। कैसे पत्ते हैं? जीर्ण पड़ रही, सूखे पत्तों के गिर जाने से। कहे जो सिंधु है कैसी हो गई है? कहे पांडु छाया, पीली कांति वाली हो गई है। कैसी हो गई है? पीले कांति वाले। क्यों हो गई है? कहे उनके किनारों पर जो वृक्ष उगे हुए हैं, उनके पीले पत्ते गिर रहे हैं, उनके पुराने पत्ते पीले पक करके क्या हो रहे हैं? गिर रहे हैं, जिससे का जल कैसे हो गया है? पांडु छाया हो गया है, पीली कांति वाली। सूखे पत्तों से पीली कांति वाली कौन है? सिंधु नदी ना।
तो कहे ते सौभाग्यम, सुभग, सुभग कौन है? मेघ, सौभाग्यशाली। कहे हे सौभाग्यशाली मेघ, ते सौभाग्यम, तुम्हारा सौभाग्य है ना। कहे तेरे सौभाग्य को, तुम्हारे सौभाग्य को, कहे विरह अवस्थया व्यंजयंती, कौन? सिंधु, सिंधु नदी अपनी विरह की अवस्था से प्रकट करती है, तुम्हारे सौभाग्य को अपनी विरह अवस्था से प्रकट करती हैं। इतना दिन से जो सूख गई हैं, कह रहे हैं यक्ष कि जो तुम्हारे वियोग में सूखी है, विरह में। और जब तुम आ गए हो तो वह अपने आप को भाग्यशाली मानती हैं ना। तुम भाग्यशाली हो, सॉरी, ते सौभाग्यम, तुम भाग्यशाली हो, वह और किसी के पास नहीं गई, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम आओगे, बरसोगे तो वह मोटी हो जाएंगी, जल से भर भर जाएंगी, परिपूर्ण हो जाएंगी, है ना। माता पिता इंसान है, वही ना मोटा होता है। तो और दुबली क्यों हुई थी? उनके विरह में। दुखी क्यों है? मेघ के विरह में। तो यही कह रहा है, कह रहे हैं ते सौभाग्यम, तुम अपने आप को सौभाग्यशाली मानो, यह तो तुम्हारा सौभाग्य है ना। जो विरह अवस्था है, अपनी विरह के अवस्था से वह व्यंजयंती, अपनी विरह को प्रकट करती हैं, विरह की दशा से प्रकट करती हैं क्या? तुम्हारे सौभाग्य को। कहे एन, जिस भी विधिना, विधि से, कार्श्यम त्यजत, कार्श्यम मतलब छीड़ता, कमजोरी अपनी, कृशता को, है ना। कार्श्यम का मतलब कृशता को, अपनी कमजोरी की, जिस विधि, विधिना मतलब विधि से, उपाय से, वह छोड़े अपने क्षीणता को, कृशता को, सा त्वयि एव उपपाद्य, स त्वयि एव उपपाद्य, उपपाद्य मतलब उपाय, एव मतलब ही, त्वयि मतलब तुम्हारे द्वारा, सह मतलब विधिना, सह विधिना, वह विधि, जिस भी विधि से उनकी छीड़ता, कृशता, प्रसन्नता आए, दूर हो, त्यजति वह छोड़े, तुमको वही ही उपपाद्य, उपाय करना ही चाहिए। ये मतलब ही करना ही चाहिए आपको। जो भी उपाय आप करिए, उस उपाय से उनकी जो कार्शम है, कृशता है, वह त्यजति, छूट जाए, अपनी कृशता को वह छोड़ दे। विधिना, जिस विधि से भी वह अपनी कृशता को छोड़ दे, वह तुमको वैसा उपाय करना ही चाहिए। यक्ष मेघ से यही कह रहा है, हे सौभाग्यशाली मेघ ना, सुबह आया है, वह तुम्हें उपाय करना ही चाहिए, जिस उपाय से सिंधु नदी अपनी कृशता को, अपनी छीड़ता को छोड़ दे। क्लियर है। अपनी विरह की अवस्था से कौन प्रकट करती है तुम्हारे मेघ के सौभाग्य को? पूछेगा क्वेश्चन, सिंधु नदी। किसके पुराने पत्तों से गिर करके किसके पानी का, पानी जो है पीले कांति वाला हो गया है? सिंधु नदी का जल। बेड़ी भूत प्रतनु सलीला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन है? सिंधु। बेड़ी भूत प्रतनु सलीला कौन है? सिंधु। ताम पद से, ताम अतीत से, निर्विंध्या नदी को पार करके, हाँ, उस सिंधु के पास जाना जो कैसी है? विरहावस्थया व्यंजयंती ते सौभाग्यम सुभगे में, हाँ, तेज चोटी के समान पतले जल वाली हो गई है, ऐसे सिंधु के पास तुम जाना। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि वह तुम्हारे ही विरह में सूख गई है। अब तुमको जिस तरीके से भी उसका विरह छूट जाए, वह छेड़ता, कार्शता, कृशता, वह विधि, वह उपाय तुमको करना ही चाहिए। तो ये कौन है? मेघ, है ना। उपपाद्य मतलब उपाय करना ही चाहिए, विधिना मतलब जिस विधि से भी वह छोड़ दे अपनी दृढ़ता। क्लियर हो गया। हाँ, वही प्लस यहाँ कौन सी संधि हुई है? आप हमें कमेंट के जरिए बताइएगा, हमने आपको फॉर्मूला बता दिया है।
देखते हैं कितने लोग पढ़ते हैं, जो कमेंट में बताएंगे हम उन्हीं को मानेंगे कि कितने लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। वही प्लस एव प्लस उपपाद्य कौन कौन सी, इतने में ही कौन कौन सी संधि हो रही है, संधि ही पूछ रहे हैं हम बस। आइए थोड़ा सा व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। कार्शम कृष प्लस से प्रत्यय है, इंपॉर्टेंट है। कृष प्लस से प्रत्यय है। त्यजति, त्यज धातु है ना, त्यज धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। त्यजति त्यजता त्यजन एक वचन है। सुबह मेघ के लिए आया है, ते भी मेघ के लिए आया है, तुम्हारे सौभाग्य को वीरावस्था के द्वारा प्रकट करती है। मेघ के सौभाग्य को कैसे प्रकट करती है? व्यंजनती मतलब प्रकट करती है। क्या? तुम्हारे सौभाग्य को कैसे? अपनी विरह अवस्था से, वह इतनी दुबली जो हो गई है। क्लियर है? विधना में तृतीया। जीर्ण पढ़ई, इसमें पूछता है समास, पत्ते कैसे हैं? जीर्ण है। हिंदी में करके आप समास को कर लिया करें। पत्ते कैसे हैं? पुराने हैं, जीर्ण है, तो इसमें कर्मधारय समास हो रहा है। बोलिए, कर्मधारय समास हो रहा है कि नहीं? जीर्णानि पर्णानि तई ही कर्मधारय समास। हाँ, सुभग में भी, सौभाग्य में भी क्या हो रहा है? सुभग है और इसमें से लगा है, अभी वृद्धि हो गया है, सौभाग्य हो गया है ना। सुबह प्लस से वृद्धि हो गया है, देखिए अभी हमने बताया दो चोटी वाला वृद्धि है। हाँ, चलिए हम आज की क्लास हम यहीं पर छोड़ रहे हैं। कल फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब अच्छे से पढ़िए, कमेंट के जरिए जो पूछे हैं आप बताइए हमें, और जो भी आपको लगता है और कुछ भी होना चाहिए वह भी आप बताएंगे, अच्छा या बुरा, लाइक और डिसलाइक शेयर भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।